दोस्तों नमस्कार। 100 दिन पूरे हो गए प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म के और इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का कच्चा चिट्ठा सरकार की तरफ से रखा गया। लेकिन इन 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के भीतर का सच क्या है? क्या वाकई वो जनता के अनुकूल है? क्या वाकई उससे सिर्फ कॉरपोरेट को लाभ होगा, या फिर जिन जिन मंत्रालयों को लेकर जो पैसा जो प्रोजेक्ट के जरिए लगाया गया, उससे पहले क्या वो सारे प्रोजेक्ट जो उसी धारा में लग रहे थे, पैसे उसी तरीके से लग रहे थे, क्या वो पूरे हो गए? ये सवाल आज अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि हम उसे बताएंगे। एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या मौजूदा वक्त में जब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पमत की सरकार के साथ दो बड़े राजनीतिक दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या ऐसे में उनकी जरूरत अब हर हाल में अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने की है? और बचाने के लिए इस सत्ता को वह किसी भी दूरी तक जा सकते हैं? उसमें इस देश के भीतर की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों में वह किसी भी तरीके से सेंध लगा सकते हैं? यह दूसरा सवाल है, आप इसे भी अपने जहन में जरूर रखिएगा। और यहीं से एक तीसरा सवाल खड़ा होता है, जो पारंपरिक राजनीति इस देश में चलती चली आ रही है, जो इस देश में आर्थिक व्यवस्था चलती चली आ रही है, इस देश के भीतर में जाति राजनीति को लेकर अभी तक जो भी पाठ इस देश के क्षत्रपों ने पढ़ा, राजनीतिक तौर पर उसका लाभ उठाया, इन तमाम परिस्थितियों में पहली बार क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसी सेंध लगा दी जहां पर यह लगने लगा कि इस देश के भीतर का जो अनूठा सच एक पूंजी पर टिका हुआ है, पूंजीवाद पर टिका हुआ है, उसको राहुल गांधी डिगाना चाहते हैं? और यह डिगाने की प्रक्रिया वामपंथी तौर तरीके पर नहीं है, डिगाने की यह प्रक्रिया मंडल की राजनीति के तौर तरीके पर भी नहीं है। इस देश के भीतर में मुख्यधारा की राजनीति, मुख्यधारा के सवाल, मुख्यधारा में काम करने वाले लोगों की तादाद और मुख्यधारा में बहुत बड़ी पूंजी के साथ खड़े हुए चंद लोग, क्या उनकी अपनी जमीन राहुल गांधी के उठाए सवालों के बाद खिसक सकती है? यह तीसरा सवाल है। और इन तीन सवालों के अक्स तले अब चौथा सवाल इस देश में सबसे बड़ा खड़ा हो चुका है, क्या वाकई इसीलिए राहुल गांधी, जो कल तक कांग्रेस के गांधी परिवार के वारिस थे, कल तक वह सिर्फ एक सांसद थे, आज वह प्रतिपक्ष के नेता हैं संसद के भीतर, और प्रतिपक्ष के नेता को लेकर जो निशाना इस देश में नेताओं के जरिए, विधायकों के जरिए, सांसदों के जरिए, मंत्री के जरिए और यहां तक कि उपराष्ट्रपति के जरिए भी जो साधा जा रहा है, या क्या कोई सामान्य सी घटना है? या इस देश की राजनीति कहीं बदल ना जाए, या सत्ता कहीं गंवानी दी जाए, या फिर इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की दिशा में इस देश की जनता बढ़ ना जाए? क्या ये वो सवाल हैं जो मौजूदा राजनीति के भीतर से हिचकोले खा रहे हैं? और इसीलिए यह सवाल तब बड़ा हुआ जब 24 अगस्त को इलाहाबाद में संविधान पर अपना व्याख्यान देते हुए राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह चेतावनी दे डाली कि इस देश की जनता अब तैयार हो गई है और अब आपको जनता का आदेश मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएगा। 24 अगस्त यानी महीने भर पहले, उससे भी कम वक्त हुआ है, उसी सभा के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, अमेरिका गए, और वहां पर जिन सवालों को जिस तर्ज पर वो उठा रहे थे, उसके बाद देश के भीतर एक बड़ी कतार खड़ी होती चली गई और यह सवाल बड़ा होते चला गया, क्या वाकई इस देश में जो सत्ताधारी राजनीतिक दल के साथ है, उनका मंत्री है, यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी प्रतिपक्ष के नेता को लेकर संवैधानिक तौर पर हमला करेंगे? कोई कहेगा कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, जो आज रामदास अठावले ने कहा। कल कहा गया था हरदीप पुरी जो मंत्री हैं
प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में। उन्होंने कहा यह जिन्ना की आवाज है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि जी, ये संविधान की आत्मा को ना समझने की स्थिति है। और यह बात नीचे धीरे धीरे जब चलती चली जाती है तो कोई चेतावनी देता है इनकी जीभ काट डालो, कोई कहता है कि आपका हाल भी वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। और उन सब के बावजूद भी कहीं कोई हरकत इस देश की राजनीति के भीतर सत्ता की तरफ से होती नहीं है। हमें लगता है कि आज बड़े संवेदनशील इन मुद्दों के आश्रय इस देश की उस राजनीति को अब समझने की जरूरत आ चुकी है, जहां पर आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को लेकर यह ना सोचें कि दरअसल यह गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीका है। मसला यह है कि इस देश के भीतर की परिस्थितियां क्या राहुल गांधी ने वाकई राजनीतिक तौर पर डिगा दी है? सुनना चाहिए वो छोटा सा हिस्सा जो 24 अगस्त को इलाहाबाद में उन्होंने कहा था। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। असल में राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं अभी तो ये राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक मुद्दा है और इस देश में मुख्यधारा की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने इसे आत्मसात कर लिया है। विपक्ष के तमाम नेता भी साथ खड़े हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के भीतर एक सवाल तो यह है, क्या मौजूदा वक्त में जो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति है या उनकी अर्थनीति है, उस आश्रय अगर पहले 100 दिनों को ही आप अगर परखना चाहते हैं तो इस रूप में परख लीजिए कि उन्होंने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए की योजना वो लेकर आ गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा। पहले क्या स्थिति थी जब 70 तक नहीं पहुंचे थे? आयुष्मान भारत योजना का लाभ क्या वाकई इससे पहले 70 से कम लोगों को मिल रहा था जिनकी उम्र कम थी? वहां पर खुद सरकारी प्रतिशत जो बतलाता है वो सिर्फ 22% बतलाता है, यानी बाकियों को यह लाभ मिल नहीं पा रहा था। एकीकृत पेंशन योजना, इसमें लोग अभी भी जाना नहीं चाहते, उन्हें लगता है यह घाटे का सौदा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 करोड़ घरों के निर्माण की मंजूरी, इससे पहले जो मंजूरी दी गई थी उसमें लगभग 1.25 करोड़ घर अभी भी तैयार हुए नहीं है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री की साइट पर यह लिखा हुआ है कि अभी यह पूरा नहीं हुआ है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं, हम सौर ऊर्जा की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और दोनों क्षेत्रों में पैसा लगाने के लिए इस देश के 2 बड़े कॉरपोरेट अंबानीज और अडानीज तैयार बैठे हैं। उनकी यह अपनी मुनाफे की राजनीति या मुनाफे की अर्थव्यवस्था की एक सोच है कि भारत में आने वाले वक्त में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें सरकार का अपना योगदान इन्हीं कॉरपोरेट के आश्रय होगा जिन कॉरपोरेट के पास पैसा है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा कम हो उनको इन क्षेत्र में आने की इजाजत दे दी जाए। यानी यहां भी सरकार के साथ कौन खड़ा है? इन्हीं 100 वर्ष में बधावन बंदरगाह का जिक्र भी किया गया, वहां तो मछुआरों का आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद उस बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने दूर सभा करके उसका उद्घाटन कर दिया। अब इसकी शुरुआत जल्द हो जाएगी, 2029 तक यह चालू हो जाएगा। यानी एक इकोनॉमिक ढांचा हम सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं कि 100 दिनों का इकोनॉमिक ढांचा इस देश के लोगों को अगर आर्थिक तौर पर मदद नहीं कर पा रहा है और राहुल गांधी जिस राजनीतिक परिस्थितियों को इस देश में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं तबकों से निकलकर लोग निर्णय ले, दलितों का हित कैसे हो सकता है? यह दलितों समाज से निकला हुआ व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल हो, ओबीसी के भीतर से निकला हुआ शामिल हो, जो गरीब पिछड़े हैं उनके भीतर से लोग आए, ट्राइबल्स आए सामने, माइनॉरिटीज आए सामने, उनके भीतर से लोग अपने समुदाय को लेकर और उन जरूरतों को लेकर
इन सवालों से जूझें कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां इस देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से बिल्कुल हटकर है, तो वो क्यों ना सोचें। राहुल गांधी की यह सोच भारत की राजनीति को बदल सकती है, लेकिन इस देश के भीतर की हकीकत जो मौजूदा वक्त में चल रही है, वो क्या लोगों को संतुष्ट कर पा रही है। आरबीआई का आंकड़ा बतलाता है कि इस देश के भीतर में 64% लोग जो बैंकों में अकाउंट खोले हुए हैं, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। और आपको जानकर यह हैरत होगी, इस देश में जो भी सरकार ने पैसा लाभार्थियों के खाते में जमा किया है, उस पूरे पैसे को अगर लाभार्थी लगभग 53 करोड़ हैं जिनके खाते खुले हैं, अगर एवरेज भी निकालिएगा तो उस पैसे में एवरेज 4000 रुपए आते हैं। यानी एक असमान परिस्थितियां इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर यहां की आर्थिक नीतियों के आश्रय चलती है, और राहुल गांधी उसी में सेंध लगाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए उनकी तमाम राजनीतिक फिलॉसफी अब किसी को अच्छी लगती नहीं है, खासतौर से सत्ताधारी दलों को। राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा, अमेरिका में ही इस दौर में हरदीप पुरी साहब पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी की बात को उन्होंने जिन्ना तक से जोड़ दिया। Not surprised that he's going around doing it, but it is, I think, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने जमाने में, जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ, ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। अब हरदीप पुरी वाशिंगटन में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, वो आईएएस हैं, कई सरकारों के साथ काम कर चुके हैं, और इस दौर में जब वो मंत्री बन चुके हैं तो उनके सामने एक सवाल तो है, अपने दौर में वह ईमानदार जरूर थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी ईमानदारी आर्थिक परिस्थितियों से नहीं तौली जाएगी, बल्कि इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के आकलन के तहत होगी। और यही सवाल इस देश में मौजूदा वक्त में हर उस किसी को परेशान कर रहा है जहां पर यह सवाल आता है कि इस देश में आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, इन सब लोग अगर हाशिए पर हैं, तो इनको अगर मुख्यधारा में कोई लाने की राजनीति कर रहा है तो वो तो इस देश के पूरे उस पिरामिड को ही उल्टा कर देगा जिसके आश्रय एक पूरा सिस्टम चला रहा है। यह परेशानी नौकरशाहों के साथ हो सकती है, यह परेशानी सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ तो और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक लकीर जिसके आश्रय वो सत्ता में आए वह बेमानी हो गई। हिंदुत्व इस दौर में बेकार हो गया। इस दौर में आप सांप्रदायिकता के आश्रय वोटरों का ध्रुवीकरण कर नहीं सकते हैं। जातीय आधार पर अभी तक ध्रुवीकरण होता था, उसमें भी इस पूरी परिस्थिति ने एक झटका दे दिया जब जातिगत जनगणना का सवाल आया, और यह सवाल आया कि समाज के भीतर किसकी कौन सी हालात है, और उन हालातों को लेकर क्रीमी लेयर में भी परेशानी पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष की राजनीति भी सड़क पर आ गई। यह परिस्थिति इस देश के भीतर में उस आर्थिक असमानता या समानता की दिशा में बढ़ते हुए कदम को लेकर है। तो कोई भी राजनीति इससे चौंकेगी और इसके लिए वोट पाने के लिए अभी उस दिशा की राजनीति करेगी जो आर्थिक तौर पर विपन्न लोगों को, गरीब लोगों को कहीं सक्षम बना सके या उनकी जेब में कुछ पैसा डाल सके। यही राजनीति तो इस दौर में चल पड़ी है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर निशाना क्यों इस दौर में, और निशाना भी इस हद तक और इस तीखापन के साथ? कोई कहता है कि इनके पासपोर्ट को जब्त कर लीजिए, कोई कहता है कि आपका वही हाल हो जाएगा जो हाल आपकी दादी का हुआ था, कोई कहता है इनकी ज़बान काट लीजिए, हम आपको इनाम में दे देंगे। और यह परिस्थिति बीजेपी के उन नेताओं के साथ जुड़ती चली जा रही है जो इस दौर में सत्ता में है। दो आवाजों को सुनिए, एक तरफ केंद्र में मंत्री रवनीत बिट्टू, और दूसरी तरफ जो पहला सवाल तरविंदर सिंह मारवा ने उठाया था कि आपकी हालत वैसी कर दी जाएगी जो आपकी दादी की गई थी, वह भी एक वक्त दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं। सुनिए जरा, इन परिस्थितियों के साथ समझ पाएंगे कि समाज के भीतर का तीखापन राजनीतिक तौर पर किस दिशा में इस देश को ले जा रहा है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होगा। राहुल गांधी खुद
देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आप यह भी कह के खामोश रह सकते हैं कि दरअसल इस दौर में एक ऐसी राजनीति उबाल पर है जिसमें आपकी अपनी महत्ता, आपकी अपनी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता के सामने कैसे बड़ी हो जाए या आपकी तरफ सबका ध्यान आ जाए, इसीलिए इन बातों को कहा गया है। आप ये कह सकते हैं और सोच सकते हैं, और ये बात कई नेताओं ने कही भी। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में कानून का राज है, संविधान है, और संविधान की शपथ लेकर सरकारें चल रही हैं, और संविधान के जरिए ही अगर हमले इस रूप में प्रतिपक्ष के नेता पर होने लग जाएं, और हमले करने वाला शख्स कोई मंत्री नहीं है, कोई नेता नहीं है, बल्कि इस देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। वह 48 घंटे पहले मुंबई में थे। मुंबई की एक सभा में उन्होंने कहा उन्हें शर्म आती है कि किस तरीके से संविधान की आत्मा को ही राहुल गांधी नहीं समझ पाए जब उन्होंने आरक्षण खत्म करने का जिक्र किया। वो उपराष्ट्रपति हैं देश के, पार्टी के नहीं। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं संसद के भीतर, तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं जो विपक्ष में हैं इस वक्त पार्लियामेंट के भीतर। और अगर उन्हें संविधान की आत्मा की समझ नहीं है तो इस देश के उपराष्ट्रपति को तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और कहना चाहिए हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है प्रतिपक्ष का नेता जो संविधान जानता ही नहीं है, और वो शख्स अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेकर चल रहा था और चुनाव में ये शोर मचा रहा था कि इस देश की सरकार संविधान खत्म कर देगी, और संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर पहल करनी चाहिए, या फिर इसे भी उस राजनीति का हिस्सा मान लिया जाए। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी इससे पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे। जब वो राज्यपाल थे उस वक्त संविधान कितना आहत हो रहा है इसको लेकर उन्होंने ममता बनर्जी जो वहां के मुख्यमंत्री खूब निशाना साधा। ममता बनर्जी ने भी संविधान का आसरा लेकर बताया कि कैसे राज्यपाल का भवन जो है, उनका जो घर है, वो राजनीति का अड्डा बन गया है, तो संविधान तो ऐसे ही धराशायी हो गया। वो खुद राजनीति में शामिल हो गए। और इस दौर में इस देश के भीतर में महाराष्ट्र के राज्यपाल, आपको याद होने चाहिए कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना जब टूटी तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि दरअसल राज्यपाल की पूरी भूमिका असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। लेकिन देखिए राहुल गांधी पर हमला क्यों हो रहा है, इसकी एक हकीकत जरा इस दौर में आर्थिक परिस्थितियों का जो हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं वो हमारी टीम ने निकाला कि इस देश में 64% लोग अगर 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट है उनका, तो 27% ऐसे हैं जो 5 लाख रुपया ही रखते हैं, 6% ऐसे हैं जो 10 लाख तक ही रखते हैं, 2% ऐसे हैं जो 50 लाख तक रखते हैं, 0.5% है जो 1 करोड़ तक रखते हैं, 0.3% है जो 100 करोड़ तक रखते हैं, और उसमें भी 1.5 या 0.05 ऐसी स्थिति है जो 1000 करोड़ से ज्यादा की है। और इसमें जानकारी निकल कर आई कि बैंक से ही लोन लेकर जो भागने वाले लोग हैं और उनके पास जो 500 करोड़ से ज्यादा का लोन लेकर भागे हैं, उनके अपने बैंकों में जो पैसा है वह इस देश के भीतर में 0.5% से भी कम की रईसी की तादाद में आता है। बावजूद इसके यह 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेकर फरार हो गए, और उस तादाद में भारत का 99% जनता नहीं आती है। तो ये किस इकोनॉमी के आसरे मौजूदा वक्त में देश चलाया जा रहा है? क्या उसी सवाल को लेकर राहुल गांधी ने जो 24 अगस्त को कह दिया कि आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएगा, उसी का खौफ है मौजूदा वक्त में? राजनीतिक तौर पर यह अल्टीमेटम डरा रहा है केंद्र को बार बार। इसीलिए सुनना चाहिए जो खुद उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा। कितनी बड़ी विडंबना है। विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य है, सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान की आत्मा को तार तार करना। व्हाट अ शेम। सर झुक जाता है शर्म से। धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं, देश के हैं। संविधान को लेकर राहुल गांधी के वक्तव्य पे उन्हें शर्म आ रही है, लेकिन चुनाव के वक्त इस देश के प्रधानमंत्री ने जिन वक्तव्यों का जिक्र किया,
इस देश के भीतर संविधान को ताक पर रखने की परिस्थिति कम से कम 4 सांसदों ने, जो बीजेपी के थे, उन्होंने बैठकों में किया। उपराष्ट्रपति महोदय तब कुछ नहीं बोले थे। इसीलिए सवाल किसी नेता का, किसी मंत्री का, उपराष्ट्रपति का मौजूदा वक्त में नहीं है। मौजूदा वक्त एक राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उस बदलती हुई परिस्थिति को रोकने का प्रयास कोई भी सत्ता करेगी, उसे अगर यह महसूस होगा कि उसकी राजनीतिक सत्ता उसकी अपने पुरानी विचारधारा के आश्रय चल नहीं पाएगी, वोट मिल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए राजनीतिक तौर पर यह बहुत हानि की बात होगी। इसके समानांतर आपको एक गुड गवर्नेंस देनी होगी। आपको इस तरीके से देश की इकोनॉमी को सामने रखना होगा जिससे हर किसी को लाभ मिले। पॉलिसी आपको ऐसी ही बनानी होगी। लेकिन पॉलिसी क्या है? अगर आप दो हिस्से को हम आपको बतलाते हैं, एक तरफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी तरफ इस देश की जरूरत से जुड़ा हुआ गेहूं, चावल, आटा, प्याज, आलू, इसका सवाल है। एक्सपोर्ट को लेकर भारत के भीतर में महीने दर महीने जो ट्रेड का घाटा है वो बढ़ते चला जा रहा है। अगस्त के महीने में सरकार ने बताया कि लगभग 29.65 बिलियन डॉलर है, जो पिछले महीने जुलाई के महीने में 23.5 बिलियन डॉलर था। उससे पहले के महीने में 20.98 बिलियन डॉलर था। यानी 3 महीने के भीतर तकरीबन 9 बिलियन डॉलर का और घाटा बढ़ गया जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दायरे में इंजीनियरिंग गुड्स भी है, केमिकल्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, गोल्ड भी है, और इन तमाम परिस्थितियों में भारत इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है। अब इस परिस्थिति में आप कहेंगे इकोनॉमी की डामाडोल सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से नहीं समझ में आएगी, यह तो बड़े व्यापारियों का काम है। हमने उससे पहले बैंक की हालत आपको बताई। एक नई स्थिति आपके सामने रखते हैं कि आज की तारीख में थोक मंडी में आटा जो कल तक 2,250 रुपए प्रति क्विंटल, जो सबसे कम रेट है, वो बढ़ गया अब 2,800 रुपए हो गया। यानी 2,250 से बढ़कर 2,800 रुपए हो गया। अब त्योहारों का सीजन शुरू है, दशहरा भी है, दीपावली भी है। तमाम त्योहारों में अब जो महंगा होगा इन आटों की वजह से, हम तो आपने न्यूनतम प्राइस आपको बतलाया है जो सबसे कम कीमत का आटा है। ब्रेड, मफिन, नूडल्स, पास्ता, बिस्कुट, केक, कुकीज, सबकी कीमत बढ़ेगी। इस दौर में आप प्याज और आलू ही बाजार से खरीद लीजिए। पिछले महीने की तुलना में उसमें लगभग 42% से 60% तक का इजाफा हो गया है। जिम्मेदारी किसी की नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों के भीतर हमारी इकोनॉमी अगर इस देश को नहीं संभाल पा रही है तो फिर वह उन रास्तों की दिशा में जाएगी ही जहां पर उसे लगेगा कि उसकी अपनी विचारधारा गायब हो गई, अपने एजेंडे गायब हो गए, अपने मुद्दे बेमानी हो गए। और इन्हीं परिस्थितियों में शायद एक के बाद एक हमला राहुल गांधी पर है, क्योंकि वो गाहे बगाहे उस राजनीति की दिशा में अब जा चुके हैं जो इस देश के भीतर का एक अनूठा सच है और उसको लगातार छुपाया गया या रेड कारपेट से ढका गया या अलग अलग तरीके से अलग अलग जातिगत राजनीति करने वाले छत्रपों ने अपने फायदे के लिए उस राजनीति को उभरने नहीं दिया और उसको एक वोट बैंक में तब्दील करके एक बक्से अपने राज्य में सीमित कर दिया। राहुल गांधी पर निशाना सधेगा ही, निशाने पर आएंगे ही, क्योंकि परिवर्तन की पकड़ इस देश के भीतर हो चली है और राजनीति इस बात को कहती है कांग्रेस को विरोध करना होगा। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आज बकायदा कांग्रेस के नेता दिल्ली में थाने में पहुंचे और वहां पर चाणक्यपुरी में पहुंचे और जानकारी दी कि आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। कई अलग अलग राज्यों में भी एफआईआर दर्ज करने का जिक्र है, लेकिन विरोध के स्वर आज दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आए। जब केंद्रीय मंत्री बिट्टू जो हैं, जिन्होंने नंबर 1 टेररिस्ट कहा राहुल गांधी को, तो फिर उसके बाद उनके विरोध में लोग सड़क पर भी आए। दरअसल राजनीति के इस शोर शराबे में आप भी मत फंसिए। मौजूदा परिस्थितियों में जो 5 बड़े सवाल हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। पहली बार इस देश के भीतर में
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो भी बड़े लोग हैं, उपराष्ट्रपति तक, मंत्री तक, सांसद तक, विधायक तक, इन तमाम नेताओं की धारा संविधान को लेकर जिम्मेदारी पूर्ण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी पार्टी की सत्ता को बचाना है। और यह सवाल इस बात की दिशा में ले जाता है कि इस देश के भीतर में कानून का राज है या नहीं है। यह सवाल दूसरा है, क्या इस देश के गृह मंत्री को पहल नहीं करनी चाहिए? संसद में वह भी जाते हैं, और अगर प्रोटोकॉल या रैंकिंग के लिहाज से देखिए तो प्रतिपक्ष के नेता की भी कैबिनेट स्तर की रैंकिंग होती है। और इस देश के भीतर में उपराष्ट्रपति भी अगर प्रतिपक्ष के नेता पर हमला करें, केंद्रीय मंत्री भी हमला करें और सड़क चौराहे पर भी आवाज उठने लग जाए और राजनीतिक तौर पर उसका लाभ किसे मिल रहा है, यह देश उस दिशा में चला जाए, तो फिर मान लीजिए मौजूदा राजनीति की जमीन बड़ी ही पोपली हो चुकी है। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में क्या वाकई हाशिए पर पड़े हुए तबकों के भीतर का शोर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डराने लगा है, या इस देश में उस राजनीति को भी डराने लगा है जो अभी तक अलग अलग पॉकेट्स में अपनी अपनी राजनीति करते हुए संतोष में रहते थे? शायद यह बड़ा तीसरा सवाल तो है। और चौथा सवाल, क्या इस दौर में राहुल गांधी ने जिस राजनीति के हिस्से को छेड़ दिया है वो राजनीतिक हकीकत बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? यह सवाल बार बार भारत के भीतर बड़ा होते चला जा रहा है। और अगर राजनीतिक तौर पर चुनाव के आश्रय, इन्हीं मुद्दों के आश्रय कांग्रेस कल को सत्ता में आती है तो क्या वह इन परिस्थितियों को संभाल पाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी जो कहते हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर हो, चाहे सर्विस सेक्टर को लेकर हो, चाहे किसी भी देश के स्वावलंबन से जुड़े हों, वह उस बाजार की दिशा में बढ़ेंगे जिस बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस होगा, यानी प्रतिस्पर्धा होगी। और ये परिस्थितियों को एक अनुकूल एक मंच पर लाने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए होगा। तो क्या कांग्रेस इतने लंबे वक्त के साथ अपने विजन को उस दिशा में ले जा पा रही है या ले जा पाएगी? क्योंकि उनके अपने शासित राज्यों में यह सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। और सबसे बड़ा पांचवा सवाल इस देश में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी का नहीं होगा। जो नेताओं की फहरिस्त है वो ममता बनर्जी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, अगर वो भारत की राजनीति बदल जाएगी, और बदलने की दिशा में यह देश कह चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने इलाहाबाद में 24 अगस्त को कहा था, तो उनके अपने नेता होंगे, उनकी अपनी परिस्थितियां होंगी। इस देश को बनाना किस तरीके से है वो वही तय करेंगे। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जब अंग्रेजों के सामने ये कहकर पहुंचे थे कि जब साइमन कमीशन भी आया था तब भी उन्होंने कहा था कि आप हमें, यानी दलितों को लेकर उनका सवाल था, उसे आप माइनॉरिटी मान लीजिए, क्योंकि इस व्यवस्था के भीतर माइनॉरिटी को भी एक हक है, लेकिन आप जैसे ही हमें हिंदू कहते हैं तो वैसे ही हमारे हक छिन जाते हैं। आप हमें माइनॉरिटी की तर्ज पर हमारे अधिकार दे डालिए। तो क्या यह सवाल इस देश के भीतर जाति जनगणना और भारत के एक्सरे के बाद इस देश की आर्थिक परिस्थितियां, कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेस मॉडल और कैपिटलिज्म कहिए या मार्क्सिज्म कहिए या सोशलिज्म कहिए, इन तमाम परिस्थितियों से हटकर क्या भारत उस परिस्थिति में जाने को तैयार है या तैयार हो चला है? जो स्थिति आज डरा रही है मौजूदा राजनीतिक सत्ता को, और वो मुद्दा बनाने के लिए या राजनीतिक तौर पर एक कदम खुद को आगे ये कहकर दिखाने के लिए कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम ही असल में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, और इस दिशा में वह जो निशाने जिस जिस तर्ज पर साध रही है वो सभी इस देश के संविधान को ही आहत कर रहे हैं। इसीलिए पहला और आखिरी सवाल तो यही है, संविधान में लिखे हुए शब्दों को तो सत्ता बचा ले, उसमें लिखे हुए कानूनों के आश्रय मौजूदा गृह मंत्रालय चल तो ले, और इस देश की सड़कों से लेकर संसद गलियारे तक के भीतर संविधान के आश्रय चलने की परिस्थितियां मौजूदा सत्ताधारी दलों के नेताओं के भीतर समा तो जाए।
बहुत परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। कोई कदम आगे तो बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।